हथेली पर रखकर नसी तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसी तू क्यों मुकद्दर ढूंढा करता है। जरा सीख उस समंदर की लहरों से, जरा सीख उन समंदर की लहरों से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढा करती है। ठीक है बेटा, तो कभी हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका का जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वो भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो संघीय कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं। और संघीय कार्यपालिका में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आपका आता है सभी एग्जाम में, एक से एक क्वेश्चन पर लगभग बनता ही है। संविधान की बात करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति से। कहां से बनता है? राष्ट्रपति से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति पद का जो संविधान में उल्लेख दिया है वो अनुच्छेद 52 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 52 में संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद होगा। क्या लिखा है बेटा? राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा बेटा? पद होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 बोलता है, 52 बोलता है। क्या बोला बोला? राष्ट्रपति का पद, है ना? क्लियर है। और साथ में ही ध्यान रखना बेटा, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति जो है ना वो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे। कौन है बेटा? राष्ट्र अध्यक्ष। क्लियर है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद जो है आपका अनुच्छेद 52 में दिया है। और भारत गणराज्य के जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के, किसके? कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। क्या है बेटा? सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। मतलब सबसे बड़े अधिकारी बोले कार्यपालिका के तो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, है ना? क्लियर है, इसको सही मत मान लेना, ये नाम मात्र के हैं बेटा, ध्यान रखना, नाम मात्र के हैं। ठीक है ना? हमारा ये राष्ट्रपति का पद है, जितनी भी आप उसको अधिकार दिए हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हैं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी है, या हम ऐसा बोल सकते हैं गणराज्य के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। ठीक है ना? और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं बेटा? प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखना। भारत के प्रथम नागरिक कौन हुए? भारत के राष्ट्रपति हुए, है ना? भारत के कार्यपालिका के सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी कौन हुए? तो राष्ट्रपति हुए। भारतीय गणराज्य के राष्ट्र अध्यक्ष कौन हुए? तो राष्ट्रपति हुए। क्वेश्चन ये तीनों में से घुमा फिरा के पूछ लेगा आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को आप? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में दिया है और भारत की गणराज्य के ये राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कार्यपालिका के सबसे बड़े या सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, और भारत के जो प्रथम नागरिक कहलाएंगे वो राष्ट्रपति कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 52 हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में? संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है मेन, वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? नाम मात्र के पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। हमारे जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका की जो वास्तविक जो आपके वास्तविक जो शक्ति जो है ना, शक्ति जो है वो किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है, ध्यान रखना आपके लिए। क्लियर है? हमारे भारत में जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 53 में जो लिखा हुआ है कि लिखा है संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना? क्लियर है? लेकिन उसमें लास्ट में ये भी लिख दिया है कि ये नाम मात्र के पदाधिकारी हैं। क्लियर है? कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है, मेन शक्ति जो पावर है, वो किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। और मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है बेटा?
वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो इनके पास वास्तविक शक्ति होती है। क्यों? ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन नाम मात्र की है। कार्यपालिका की मेन शक्ति किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है, और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो मेन जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसको वोट कौन कौन देंगे, ये मंडल तय करता है। कौन करता है बेटा? मंडल तय करता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति मिलकर चुनेंगे। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो उसका प्रावधान दिया है अनुच्छेद 54 में दिया है। इसमें दिया है अनुच्छेद 54 में। और मैं ऐसा बता दूं आपके लिए कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन मंडल बोल सकता हूं मैं आपको, निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बोलूं मैं, क्या बोलूं? निर्वाचन मंडल की बात करूंगा मैं या बोलूंगा, तो उसमें कौन कौन होते हैं बेटा? उसमें होता है संसद की दोनों सदन, कैसे कि लोकसभा होती है ना, वहीं हम बोलेंगे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो आपका है संसद की लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही होती हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद राज्यसभा से जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं, मनोनीत व्यक्ति जो होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है ना, या मनोनयन करता है, तो मनोनीत व्यक्ति जो है ना इसमें वोट नहीं देंगे, व्यक्ति वोट नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में, और राज्यसभा से जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं वो वोट नहीं देंगे। पहले ये था कि लोकसभा में भी एक व्यक्ति मनोनीत था जो एंग्लो इंडियन था, लेकिन वो अब खत्म हो गया है ना, उसको मतलब उस पदों को समाप्ति कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे, बात करेंगे, हम बात करेंगे मनोनीत व्यक्ति जो आपके राज्यसभा में व्यक्ति हैं, 12 सदस्य जो होते हैं, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा, ये चुनाव होगा, उसमें वोट नहीं डालेंगे, बाकी सभी डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? साथ साथ में ही निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों की विधानमंडल है ना, सभी राज्यों की विधानसभा, क्या हो गई आपकी? विधानसभाएं वोट देंगी। ठीक है ना, वोट देंगी। क्लियर है? तो जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, उन राज्यों की जो विधानसभा है वो भी वोट देंगी राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है ना, या मैं से विधानमंडल भी बोल सकता हूँ, जिसमें विधान परिषद भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो सभी राज्यों की विधानसभाएं वोट देंगी, है ना, लोकसभा वोट देगी, राज्यसभा वोट देगी, लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो वोट नहीं देंगे। साथ में ही बेटा एक और जोड़ दिया है, यूटी। क्या जोड़ दिया है? यूटी। ठीक है ना, 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992, कब? 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली को भी शामिल कर लिया है, मतलब दिल्ली की विधानसभा को शामिल कर लिया है, और पुडुचेरी की विधानसभा को भी शामिल कर लिया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों की विधानसभाएं भी वोट देंगी, विधानसभाएं भी वोट देंगी, ये ध्यान रखना है आपके लिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये है। ठीक है, और निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा और वही निर्वाचन मंडल मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति का जो वोटिंग होती है वो गुप्त मतदान के द्वारा होती है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो 12 सदस्य जो होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। ध्यान रखना, वोट नहीं देते हैं। कितने बेटा? जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो वोट नहीं देते हैं। ठीक है ना, सभी राज्यों की विधानसभाएं वोट देती हैं राष्ट्रपति को, है ना। साथ में ही हम बात करेंगे 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली की विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा को भी शामिल कर लिया है निर्वाचन मंडल। ठीक है, ये आपका निर्वाचन मंडल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है भैया?
अनुच्छेद 55 ये बोलता है निर्वाचन की विधि प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन की विधि प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 55। ठीक है ना, तो वो क्या होगी बेटा, राष्ट्रपति का जब भी जो है जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है ना, या निर्वाचन मतलब बेटा चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, इसमें एकल संकीर्णीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछ चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस किस विधि के द्वारा किया जाता है ना, तो किया जाता है बेटा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है ना। ये समानुपातिक जो है प्रतिनिधि प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति के पद के लिए 3 व्यक्ति खड़े होंगे ना, ए, बी और सी। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार वोट ना, ये तो उम्मीदवार हो आपके, अब जो भी व्यक्ति वोट देने जाएगा तीनों को ही वोट देगा, है ना, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। ठीक है ना, लेकिन नंबरिंग में देगा, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं पहले नंबर पे वोट इस व्यक्ति को दूंगा, इसको एक नंबर दे दूंगा, दूसरे नंबर पे इसको दे दूंगा, तीसरे नंबर पे इसको दे दूंगा, नंबरिंग चलता है। ठीक है ना, नंबरिंग। ऐसे मान लो अब दूसरा व्यक्ति आया, उसको लगा कि यार 1 नंबर पे ये व्यक्ति रहना चाहिए, 2 नंबर पे मेरी ये, मतलब ये है कि आपकी जो क्रम अनुसार देना पड़ता है कि मेरी प्रधानता पहले किस व्यक्ति की लिए, इसको 3 नंबर दे दूंगा, है ना। जिस व्यक्ति को लगता है कि वो राष्ट्रपति बने उसको वो ना नंबरिंग करके देता है, 1 नंबर पे जो देगा वो मतलब फर्स्ट चॉइस होगी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे चॉइस चलेगी। तो ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये वोट होता है। विधान जो आपका निर्वाचन मंडल जो था मैंने बता दिया 54 में है ना, निर्वाचन मंडल इसमें 54 में है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी की भी विधानसभाएं, ये सभी मिलकर वोट देते हैं राष्ट्रपति को। और किस पद्धति के द्वारा देते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, नंबरिंग पर, रेफरेंस पर, है ना, 1 2 3, जो भी उसको पसंद आए उसको फर्स्ट नंबर पर रखेगा, सेकंड पे दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे जो उसकी इच्छा हो, है ना, मतलब वो है सबको वोट देगा, लेकिन प्रधानता किसको देता है, उसको 1 नंबर दे देगा। ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। मैं वोटिंग प्रक्रिया को अलग से बेटा एक क्लास लूंगा, ध्यान रखना, है ना, वोटिंग प्रक्रिया को, राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होता है वो एक क्लास पूरी अच्छे से लेने वाला हूँ, उस दिन आप क्लास मिस नहीं करोगे कोई भी, है ना, मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी ये समझ लो कि डायरेक्टली क्वेश्चन इतना ही आता है कि किस विधि या प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन आएगा आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 55 के अनुसार दिया गया। मतलब राष्ट्रपति का पद 52, 53 में बोला है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना, 54 में बोल दिया विधान जो आपका निर्वाचन मंडल है वो राष्ट्रपति में, निर्वाचन मंडल में कौन कौन वोट देंगे ये बता दिया 54 में। 55 में वोट देने की प्रक्रिया बता दी, विधि बता दी किस प्रकार से वोट देंगे, है ना, किस विधि के अनुसार देंगे। अब हम बात करेंगे 56 की। अनुच्छेद 56 में बोल दिया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, है ना, मतलब पहले में क्या है बेटा, पहले में होगा उसका 52 में होगा पद, है ना, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, 53 में होगा, 54 में उसका पूरा बोर्ड बना दिया, है ना, मंडल बना दिया, वोटिंग का मंडल। ठीक है ना, और 55 को दिया कि भैया जो है ना किस प्रकार से वोट दिया जाएगा। अब वोट देने के बाद रेट आएगा, रेट आने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, है ना, ये लिंक पकड़ लेना है। कार्यकाल राष्ट्रपति का बेटा होता है 5 साल का, ये डायरेक्टली पूछता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है अनुच्छेद 56 के अनुसार। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है ना। अब 56 के 1 के काम में दिया है उस उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है यदि राष्ट्रपति का वो लगता है कि मुझे मतलब इस पद पर नहीं रहना है, तो 5 वर्ष से पहले ही वो उपराष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा दे सकता है ना, ये छूट दी गई है ना। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि उसको 5 साल के लिए बांध लिया है, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि वोटिंग हुई, राष्ट्रपति बन गया कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति बनने के बाद उसका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल का रहेगा, है ना। 5 साल के बाद फिर जब उससे चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद फिर राष्ट्रपति जो भी बने वो नया बन जाएगा, ठीक है ना। कार्यकाल कितना है, 5 साल। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद 1 साल 2 साल बाद कोई व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे इस पद पर नहीं रहना है, तो वो अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार
तो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति को अपना पद दे सकता है, मतलब इस्तीफा दे सकता है। क्लियर है? जब उसका मन करे तब उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। और उपराष्ट्रपति ये जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसको देता है बेटा? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है कि भैया राष्ट्रपति ने अपना पद पे इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है भैया? समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रक्रिया है राष्ट्रपति की। कार्यकाल उसका होता है जीतने के बाद 5 साल का, और जीतने के बाद राष्ट्रपति चाहे तो अपना जो है इस्तीफा किसी भी वक्त जो है ना उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति जाकर लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देगा कि हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये अनुच्छेद 56 के अनुसार है। ठीक है ना? अब 56 के 1 के खा के अनुसार बोला गया है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है ना? मतलब हटाने की प्रक्रिया जो है ना वो अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। किसमें बेटा? 61 में है। लेकिन हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 56 के 1 के खा में दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा बोला है। मतलब महाभियोग प्रक्रिया 61 में है। समझ रहे हो बात को? अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, मतलब किस प्रकार से वो प्रक्रिया लगेगी। लेकिन महाभियोग द्वारा हटाने की जो बात बोली है वो 56 के खा में बोली है। 56 के 1 के खा में बोली गई है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, अपने नियमों का अतिक्रमण करता है, संविधान की अवहेलना करता है, तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। समझ आया कि नहीं है बेटा? इस प्रकार से यदि अनुच्छेद 56 के खा में नहीं दिया गया होता तो महाभियोग प्रक्रिया होती नहीं भैया, है ना? क्यों लेके आते उसको, है ना? खा में बात बोली है कि राष्ट्रपति यदि अतिक्रमण करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, संविधान की अवहेलना करता है, तो अनुच्छेद 61 दे दिया भैया, इसके द्वारा जो है ना ये प्रक्रिया लगा देंगे और महाभियोग द्वारा उसको हटा देंगे। ठीक है भैया? क्लियर है? महाभियोग प्रक्रिया 61 में है, बार बार बोल रहा हूं बेटा। और महाभियोग द्वारा हटाने की बात बोली है 56 के 1 के खा। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 56 के गा में। गा और गमला, है ना? 56 के गा में बोला गया है उत्तराधिकारी आने तक अपने पद पर रहना होगा। राष्ट्रपति को यदि मान लो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया, है ना? लेकिन चुनाव नहीं हो पाया किसी वजह से, है ना? किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाया, तो जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, उस पद के लिए नया व्यक्ति नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो पद पर बना रहेगा। ये 56 के 1 के गांव में बोला गया है कि राष्ट्रपति का जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव करके नहीं आ जाता, तब तक वो पद नहीं छोड़ेगा, चाहे भले ही 5 साल पूरे हो चुके हो, है ना? क्लियर है? ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद नहीं संभालेगा। ठीक है ना? क्लियर है? यदि किसी विशेष परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति का जो पद खाली रहता है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। यदि मान लो किसी लंबे समय तक के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो वो संभाल लेगा पद, है ना? या आकस्मिक स्थिति आ जाती है तब संभाल लेगा। लेकिन राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार की गलती है, किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाया, है ना? जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वो पद के ऊपर जो है ना बना रहेगा, चाहे भले ही 5 साल हो जाए। ऐसी छूट दी गई है 56 के 1 के गांव में, है ना? लेकिन नियम ये भी है बेटा कि 6 माह के अंदर करवाना पड़ेगा, 6 माह के अंदर करवाना पड़ेगा। लेकिन मतलब क्या समझ रहे हो? 5 साल तो पूरे होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर तो करवा लो पूरे होने के बाद, ऐसा रहे, है ना? और अनुच्छेद 62 के 1 में ये बोल दिया गया है चुनाव जो है 5 वर्ष से पहले ही कर लिया जाएगा। क्लियर है? अनुच्छेद 62 का 1 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का पद 5 साल जो है, जो कार्यकाल है, उससे पहले ही चुनाव करवा लो भैया। समझ आया कि नहीं है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, 5 साल से पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 62 का 1 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 62 का 1 बोल रहा है कि चुनाव 5 साल से पहले ही करवा लो। क्लियर है? लेकिन पहले नहीं हो पाया, किसी वजह से रुक गया, तो अनुच्छेद 56 का 1 का गा बोल रहा है कि तब तक चुनाव नहीं हो जाता, नया उत्तराधिकारी नहीं आता, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर खाली नहीं करेगा, तब तक उस पद पर बना रहेगा। ठीक है? क्लियर है? और यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति 56 के 1 के गांव में बोला है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पद को छोड़ सकता है, लेकिन कार्यकाल 5 साल का है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का है। ये मैंने पूरा विस्तार से बताया बेटा, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा, ध्यान रखना।
बस सिर्फ इतना है कि आप ठीक प्रकार से समझ सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या बोल रहा है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता मतलब ये अनुच्छेद ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार, है ना, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? चुनाव लड़ सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है। यदि मान लो कोई वर्तमान में राष्ट्रपति है, वो डबल से अपना चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है ना। मतलब जितनी बार एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति को चुनाव लड़े और उस पद पर बना रहे। क्लियर है? ऐसा संविधान अनुच्छेद जो है ना 53 बोलता है ना, संविधान का, सॉरी 53 नहीं 57 है ना। अनुच्छेद 57 क्या बोलता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति की जो है ना क्या कर सकता है बेटा, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वो आगे जीतकर अपने पद पर रह सकता है। चलिए आप बात करेंगे अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 क्या बोलता है बेटा? राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या बोलता है? राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हो, है ना। पहले नंबर पर योग्यता होगी बेटा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो बेटा भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले नंबर क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना? कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट तुझे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया उसकी जो आयु है 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, है ना। पूर्ण मतलब पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है ना? किसी व्यक्ति की आयु जो है 35 साल पूरी हो चुकी है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य है। ठीक है? और भारत का नागरिक है तो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट बोलता है बेटा कि लोकसभा के प्रतिनिधि बनने योग्य हो। ठीक है ना? बनने योग्य हो। क्लियर है? लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो या लोकसभा के प्रतिनिधि बनने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है? ये तीन। और चौथी आपकी मैं बोलूंगा बेटा, चौथी आपकी है ना, कोई भी लाभ पद पर ना हो, है ना, कोई भी लाभ पद पर ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। लाभ पद कहलाता है बेटा कोई भी प्रशासनिक जो आपके पद होते हैं उन पर ना हो, या कोई अपना जो बिजनेस है उसको नहीं फैला रहा हो, है ना। ध्यान रखना बेटा, किसी भी राजनीतिक पद में है, किसी भी राजनीतिक पद में है ना, तो वो लाभ पद नहीं कहलाएगा, लाभ पद नहीं कहलाएगा। ये संविधान का सबसे बड़ा अपवाद है, नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? ये क्या है अपना अपवाद है। संविधान के अनुसार क्या है बेटा? ये अपवाद है, गलत है। यदि कोई व्यक्ति उपराज्यपाल है या लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या मंत्रिमंडल में से है या किसी भी राज्य की विधानसभाओं से है या विधान परिषद से है ना, या उपराष्ट्रपति है, तो बेटा वो लाभ पद नहीं कहलाएगा क्योंकि वो राजनीति में ऑलरेडी है। ये अपवाद है ना। लेकिन क्या बोला है उसने? लाभ पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं करता हो, है ना। तो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का प्रतिनिधि बनने योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं और ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछता है योग्यताओं से। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है। योग्यताओं में क्या है बेटा? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, है ना, सदस्य या प्रतिनिधि जो भी आपको बोलना है, सदस्य बोल रहा हूं मैं आपको ना, सदस्य बनने योग्य हो या कोई लाभ पद पर नहीं हो। लाभ पद वो नहीं कहलाएगा जो किसी भी राजनीतिक पद पर हो, चाहे विधानसभा सदस्य में से हो, लोकसभा सदस्य हो, है ना, कोई भी सांसद हो, तो लाभ पद नहीं कहलाएगा। ये मतलब मैंने आपको क्लियरली कर दिया है। ठीक है ना बेटा? ये आपका अनुच्छेद 58 बोल रहा है। अनुच्छेद 59 बोलता है बेटा शर्तें, राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या क्या है। ठीक है ना? वही है बेटा, लाभ पद पर नहीं होगा, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, शर्त है। राष्ट्रपति कोई व्यक्ति है तो पद पर होगा, है ना, उसकी सैलरी में से कोई कटौती नहीं होगी, है ना, सैलरी में से कोई कटौती नहीं होगी, कटौती नहीं होगी। जब तक वो पद पर है तब तक उसकी सैलरी में से कोई कटौती नहीं होगी, चाहे आपातकाल की स्थिति को ना आया, है ना। मतलब राष्ट्रपति को जो फ्री में आवास मिलता है, मेडिकल मिलता है, ये सब मिलता रहेगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये शर्त है राष्ट्रपति की, जो है पद उसकी शर्त है ना।
लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, है ना, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है ना। क्लियर, मतलब कुल मिला के बात है, शर्तें, है ना। अनुच्छेद 59 का मैंने क्वेश्चन बहुत कम देखा है, नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की पद की शर्तें जो है ना आपकी अनुच्छेद 59 में या 59 में दी है, ठीक है ना। चलिए अब हम बोलेंगे 60, है ना। अनुच्छेद 60 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 60 क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 60 में बोला है राष्ट्रपति शपथ लेंगे जब भी कोई निर्वाचन होता है, निर्वाचन होने के बाद जो वो व्यक्ति जीतता है, विजेता बनता है, वो अपने पद पर, अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले बेटा शपथ लेता है। क्या लेता है बेटा, शपथ लेता है संविधान के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 60 जो है ना राष्ट्रपति शपथ को बताता है कि, है ना, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल सकते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, शपथ लेता है, ध्यान रखना, शपथ लेता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जब भी अपने पद पर बैठेगा तो अनुच्छेद 60 के अनुसार पहले शपथ लेगा, और शपथ के सामने लेगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। यदि उस दिन किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हैं, है ना, किसी वजह से, तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने, किसके सामने बेटा, वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश जो सीनियर है ना, इनके बाद जो सीनियर होगा, है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो ये आपकी शपथ हो गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, मुख्य न्यायाधीश के सामने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने भी ले सकता है। और शपथ का प्रावधान किसका है, किसमें बेटा, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान, है ना, क्लियर है। तो ये आपके अनुच्छेद 60 तक मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दिए हैं बेटा। अनुच्छेद 61 जो है ना बेटा, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, वो मैं आपको एक अलग क्लास लूंगा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना बेटा। चलिए अपन एक बार फिर डबल से रिवीजन कर लेते हैं बेटा, रिवीजन पे ध्यान देना है आपके लिए, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा बेटा संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ा हमने। संघीय कार्यपालिका संविधान में आपके अनुच्छेद भाग 5 से अनुच्छेद 52 से 151 में है ना। इसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति का जो पद है बेटा अनुच्छेद 52 में है ना, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद किसमें बेटा, अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं भारत के, और साथ में ही राष्ट्रपति जो आपके हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका की को जो होते हैं, कार्यपालिका के मुख्य अधिकारी होते हैं ना, मुख्य अधिकारी मतलब सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है बेटा अनुच्छेद 53, इसमें ये बोला गया है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन नाम मात्र की है ना, क्योंकि हमारा भारत जो है ना, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली में होता है मेन मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है बेटा वो किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास है, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसमें आप कौन कौन होंगे, लोकसभा होगी, है ना, राज्यसभा होगी, सभी राज्यों की विधानसभाएं होंगी, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें वोट देंगी। ये निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है ना, क्लियर है। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए यदि मतलब आवेदन करता है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है बेटा कि जब निर्वाचन मंडल जो आपका होता है, निर्वाचन मंडल में से 50 व्यक्ति जो है ना आपके प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 व्यक्ति इन प्रस्तावों का अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, अनुमोदन करने वाले होना चाहिए। तो मतलब होता है बेटा साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो निर्वाचन मंडल में से कोई भी 50 व्यक्ति, जिस व्यक्ति के सामने प्रस्तावक है कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है ना, और उन 50 लोगों का 50 लोग और क्या करने वाले हैं बेटा, सपोर्ट करने वाले कि हाँ वो व्यक्ति है ना। पूरे निर्वाचन मंडल में पूरे में 50 व्यक्ति प्रस्तावक होना चाहिए और 50 व्यक्ति जो है ना जो अनुमोदक होना चाहिए, तब राष्ट्रपति के फॉर्म को फिल कर सकता है वो, ठीक है ना। ये 54 होगा आपका। 55 ये बोलता है राष्ट्रपति की जो आपकी चुनाव होंगे वो किस विधि के द्वारा होंगे, तो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनके चुनाव होंगे, ठीक है ना, जो मैंने बता दी है वरीयता क्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा आगे 56 क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 के अनुसार 5 साल का होगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी
5 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र खुशी से दे सकता है। और किसको देगा बेटा? उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 56 के 1 के का के अनुसार और उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को यह सूचना देगा। ठीक है ना। 56 के खा में बोला है कि राष्ट्रपति को अधिक मतलब जो है ना महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है ना। क्या मतलब? यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो। ठीक है। साथ में ही 56 के 1 के गांव में बोला है कि उत्तराधिकारी जब तक नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को नहीं संभालेगा, है ना। और 62 के 1 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल से पहले ही करवा लिया जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले। यदि किसी वजह से नहीं हो पाता है तब तक वो अपने पद को खाली नहीं करेगा जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 57 की। 57 में बेटा राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार जो है ना चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है ना। इसके बाद 58 में बेटा योग्यताएं दी हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? अनुच्छेद 58 में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 59 बोलता है बेटा शर्तें, है ना। राष्ट्रपति के जो पद की शर्तें बोला गया है। और 60 में बेटा शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। शपथ है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है और यदि वो अब्सेंट है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने लेता है। ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।